हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये वीडियो जो है आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप लगभग सभी वीडियोस, सभी टॉपिक की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, जब भी हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो सवाल आता है वो ये कि पंचायत होती क्या है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में शक्ति के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाता है। और ये पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें शासन है उसका संचालन स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये विचारधारा जो है पंचायती राज की, ये जो विचार है, ये सबसे पहले ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन के दिमाग में आया था। याद रखें, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जो थे, इन्हें ही स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था या फिर स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इन्होंने ही सबसे पहले पंचायत की बात की थी। तो इनके अनुसार जो स्थानीय शासन होगा वो दो वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए था। पहला पंचायती राज व्यवस्था और दूसरा शहरी स्थानीय स्वशासन। अब जो पंचायती राज व्यवस्था है ये रहेगी गांव में, और जो शहरी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है ये शहरी क्षेत्रों के लिए की गई थी। तो अब जब भारत आज़ाद हुआ तो जितने भी संविधान निर्माता थे उन्होंने पहले तो इस बात पर ज़्यादा विशेष बल नहीं दिया, लेकिन कहा जाता है समय के चलते चलते ही इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए देश के अंदर। तो कहा जाता है कि बलवंत राय मेहता नाम से एक समिति बनाई गई थी, जिसको एक कार्य सौंपा गया था कि वो पंचायत की जो संरचना है उसका निर्माण करेगी। ठीक है ना, कि किस प्रकार से संरचना होनी चाहिए पंचायत की, ये बताएगी ये समिति। तो कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति को, याद रखें, पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसी समिति ने जो है पंचायती राज की संरचना का निर्माण किया था, तो इसी कारण इसे पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और अपनी रिपोर्ट के तहत ये बताया कि भारत में जो पंचायत है वो 3 स्तर पर होनी चाहिए। पहला जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर और फिर ग्राम स्तर पर। ठीक है, याद रखें, पहला जिला स्तर पर, दूसरा ब्लॉक स्तर पर और तीसरा ग्राम स्तर पर। किसने ऐसी सिफारिश की थी? तो याद रखें, बलवंत राय मेहता समिति ने, कि भारत में पंचायत 3 स्तर पर बटी होनी चाहिए। और भी कई प्रकार की सिफारिशें जो हैं इस समिति के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखनी है। जैसे कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों के द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा होना चाहिए। दूसरी सिफारिश ये थी कि सभी योजना और विकास के कार्य जो हैं इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। तीसरा, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो जिला अधिकारी होना चाहिए, और इस निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलना चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। तो इस प्रकार समिति ने इन सभी सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है जनवरी 1958 में स्वीकार करवाया था। ठीक है ना, याद रखें, सन 1958 में। अब क्या हुआ, जब इस समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया तो कहा जाता है कि राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज की स्थापना की गई थी। और पंचायती राज की घोषणा जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर ज़िले में 2 अक्टूबर 1959 में, यानी 1959 में जो है पहली बार इसकी घोषणा की थी। और पंचायत को 3 स्तर पर बांटा गया था। लेकिन मैं बता दूं, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायत के स्तर जो हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि राजस्थान में तो त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई है पंचायत की, जबकि तमिलनाडु की अगर हम देखें, तमिलनाडु राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया गया है। जबकि पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर पंचायत की 4 स्तरीय
व्यवस्था को अपनाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो राज्य हैं वो अपने अनुसार पंचायत के स्तरों में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बलवंत राय मेहता समिति के पश्चात भी कई अन्य समितियां पंचायत को लेकर बनी थीं, जिन्होंने अपने अपने सुझाव जो हैं दिए थे। तो इसमें एक अन्य जो प्रमुख समिति है वो है अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता जो समिति थी, इसने पंचायत को 2 स्तरीय बनाने पर बल दिया था। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी समिति थी जिसने पंचायत को 2 स्तर पर वर्गीकृत करने की बात की थी। तो नाम आपको याद रखना है अशोक मेहता समिति। ठीक है, फिर उसके बाद आई GVK राव समिति। ठीक है, और फिर उसके बाद आई LM सिंघवी समिति, फिर PK थुंगन समिति। तो ये थुंगन समिति जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये पहली ऐसी समिति थी जिसने पंचायत का संवैधानिकरण करने पर बल दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर थी गाडगिल समिति, ये भी आपको याद रखनी है। ओके, तो अगर हम बात करें कि संवैधानिकरण की, कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको संविधान में कब और किसने दर्ज किया था, तो याद रखें उस समय जो सरकार थी वो थी नरसिम्हा राव की सरकार। तो PV नरसिम्हा राव ने जो है पंचायत को संवैधानिकरण पर बल दिया और इन्होंने उसका संवैधानिकरण भी किया था। और इसी का परिणाम है कि भारत में 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायत से संबंधित है। और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं पंचायत से संबंधित जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि संविधान का यानी भारतीय संविधान का जो खंड 9 है यानी भाग 9 जो है उसे नाम दिया गया है पंचायत का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट वो ये कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 216 तक, ठीक है, में जो है पंचायती राज का प्रावधान है। और अनुसूची की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है यानी 11वां जो सेक्शन है उसमें भी पंचायत के बारे में चर्चा की गई है। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये पूर्ण रूप से जो लागू हुई थी ये हुई थी 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है ना, प्रभावी हुई थी इस समय। तो कहा जाता है 24 अप्रैल को ही पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 1/3 पंचायत में। ठीक है ना, कुल सीटों का 1/3 आरक्षित हैं महिलाओं के लिए सीटें इसमें। और इसका प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 243 घ में किया गया है। याद रखें, महिलाओं के आरक्षण की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 घ में किया गया है। घ में कहें या फिर 3 में हम कह सकते हैं। ठीक है, ओके। और एक ये भी पॉइंट्स पूछा जाता है कई बार कि कमज़ोर पंचायती राज संस्था जो है बिना जड़ की घास है, ऐसा किसने कहा है, तो नाम आपको याद रखना है GVK राव समिति जो थी उसने ऐसा कहा था पंचायती राज व्यवस्था को कि वो जो है वो बिना जड़ की घास है। अब बात कर लेते हैं सीटों के आरक्षण की कि आरक्षण किसको कितना दिया गया है। तो मैं बता दूं इस अधिनियम के तहत यानी जो पंचायत अधिनियम है इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण जो है उपलब्ध कराया गया है। लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं की तो महिलाओं को उपलब्ध कुल सीटों की संख्या का 1/3 आरक्षित किया गया है। ठीक है ना, पॉइंट आप इसमें कंफ्यूज ना होए। अनुसूचित जाति और जनजाति को जो है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात पे दिया गया है, जबकि जो महिलाएं हैं उनको पंचायत में सीटों के आधार पर दिया गया। ठीक है ना, मतलब कि 1/3 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित की गई है। और इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ता है तो अगर वो जीत जाता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित हो जाता है, यानी कि वो अपने 5 वर्ष तक अपने उस ओहदे पे रहेगा। लेकिन अगर पंचायत समय से पहले विघटित हो जाती है तो नया चुनाव 6 महीने के भीतर ही कराया जाना अनिवार्य बताया गया है। और चुनाव की अगर हम बात करें तो राज्य चुनाव आयोग जो है वो पंचायत के सभी चुनावों को संपन्न करवाता है और सारी जिम्मेदारी जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक है, सो जाते हुए क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि जो चुनाव आयोग है, ठीक है ना, भारतीय चुनाव आयोग,
क्या आप बता सकते हैं कि इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में है? तो ये मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताएं, देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।